हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल बाय सुजीत राय। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भौतिकी विज्ञान के प्रश्न जो कि बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। और अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1992 से लेके 2022 तक के सभी प्रश्न को, जो कि बार बार भी इस एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न होगा कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसमें जो है इसका हाइड्रोजन में जो है इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम, जिसको ड्यूटीओ कहते हैं। इसको भारी जल भी कहते हैं। D2O भी होता है, जिसको हम ड्यूटीरियम कहते हैं, भारी जल इसको कहते हैं। और एक होता है ट्राइटियम। तो ये 3 समस्थानिक होता है। प्रोटियम में जो होता है, इसमें लिखा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसको चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक यानी प्रोटियम जो होता है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम है। अभी बताएं कि D2O जो होता है वो भारी जल होता है, सिर्फ किस में होता है, तो ड्यूटेरियम में होता है। ये याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं ट्राइटियम में। तो इतना सारी बातें इसमें याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है एंगस्ट्रम इकाई है। तो एंगस्ट्रम जो है इकाई किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तरंगदैर्घ्य का है इकाई है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी याद रखना है कि यहाँ पे 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी रखना है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्य क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्य क्रिस्टल जो होते हैं किसके होते हैं, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए कि SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, याद रखना है। और कार्य क्रिस्टल का प्रयोग हम लोग रेडियो टेलीविज़न में भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ज में जो है हम लोग आवृत्ति को मापते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि आवृत्ति कैसा मात्रक हर्ज होता है। हर्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे HZ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, इसको याद रखना, एक्सप्लेनेशन को भी साथ साथ में बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को जो है किस में मापते हैं, तो हर्ज में मापते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वाट हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का फार्मूला जो होता है वर्क बाय टाइम होता है, इसको याद रखना है। और इसका ऐसा मात्रक वाट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसकी जो सीमा होती है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होती है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हम एक्सप्लेनेशन को छोड़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। इसके बाद है इसमें कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई इसमें से होगा, इसका राइट आंसर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, इसको हम लोग पास्कल कहते हैं, न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक है, तो दाब का जो मात्रक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मिलीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे दो चीज़ पूछे थे, एक सदिश राशि पूछे जाते हैं और एक अदिश राशि पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सदिश राशि के लिए याद रखना है कि इसमें सदिश राशि जो होता है वो 4 याद रखना है। इससे वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, ये 4 हमको याद रखना है जनरली, और ये 4 रहेगा तो एग्जाम में यही सारे ऑप्शन एग्जाम में रहते हैं। तो इसमें से पूछेगा कि सदिश कौन सा, अदिश कौन सा है। तो हमें सदिश याद करना है, वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, ये जो होते हैं सदिश राशि होते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। यानी वेक्टर क्वांटिटी इसे कहते हैं, सदिश राशि इसे कहते हैं जिसमें दिशा और डायरेक्शन दोनों होता है। और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी सिर्फ परिमाण होता है। तो इसमें हमें पूछा अदिश राशि कौन सा है, तो अब इस ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है, बल दिया है, दाब दिया है, वेग दिया है, त्वरण दिया है। तो हमें 3 ऑप्शन, ये बल, वेग और त्वरण, ये तो सदिश राशि होता है, लेकिन इसमें दाब क्या होता है, ये अदिश राशि होता है, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। और बाकी तीनों के साथ क्या होता है, दोनों चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सदिश राशि कौन सी नहीं है, यानी अदिश तो होगा। तो ये देखो इसमें वेग होगा, विस्थापन और बल, अभी बताएंगे तीनों क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। तो बाकी जो बचा वो क्या होगा, अदिश होगा, यानी गति जो होगा वो अदिश राशि होगा। इसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? तो भूमध्य रेखा पर जो है पिंड का वजन वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर घूर्णन गति को हम बढ़ा देंगे तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। अब इसमें से किसका मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कह रहे हैं सही कथन चुनिए। इसमें लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रकाश बैंगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। और ऑप्शन ई है, ऊपर से कोई नहीं है, ऊपर में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होगा वो बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश का व्यतिकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यूक्लियस होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी त्रिक बिंदु कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणें। तो कॉस्मिक किरणें क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉस्मिक किरणें जो होता है वो आपेक्षित कण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो 2G अक्षर स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनरेशन के लिए प्रयुक्त होते हैं। जिसका अर्थ हो जी से जनरेशन होता है, इसका अर्थ होता है पीढ़ी के लिए प्रयुक्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राडार का आविष्कारक कौन था? तो राडार का जो आविष्कारक था वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रॉबर्ट वाटसन हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर राडार का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो राडार का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और इसकी खोज जो है 1935 में पहली बार किया गया था, 1935 में पहली बार प्रायोगिक रडार का व्यवस्था का विकास किया गया था। हाँ, 1935 में खोज किया गया था। किसके द्वारा? एक स्कॉटिश भौतिकविद थे जिसका नाम था रॉबर्ट वाट। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल जो है इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिग्स बोसोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1930 में भौतिकी में इसे नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को मिला था। अब यहाँ पे कुछ पुरस्कार दिया है नीचे, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1913 में। सीवी रमन को मिला था भौतिक क्षेत्र में 1930 में। हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में। मदर टेरेसा को मिला था शांति के क्षेत्र में 1979 में। अमर सेन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में मिला था 2014 में। और वी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में मिला था 2009 में। और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में मिला था। तो इतना सारा पॉइंट यहाँ से है, इसको याद रख लेना, यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गैलीलियो ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज़ को जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ब्रदर्स ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन बराबर है किसके बराबर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सर्वप्रथम जो है किसने परिभाषित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलीलियो ने परिभाषित किया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोलक की कालावधि।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोलक की कालावधि जो होता है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। तो बल जो है किसके गुणनफल होता है? तो यहाँ से फार्मूला एक लिखते हैं कि बल बराबर होता है मास गुने एक्सीलरेशन। ये फार्मूला होता है, यानी मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और एक्सीलरेशन में त्वरण होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण का रिलेशन इसमें कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर हमें बी मैच कर रहा है, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। तो यही बल का फार्मूला होता है। तो बल का गुणनफल क्या होगा? द्रव्यमान गुने त्वरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कह रहे त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो एक फार्मूला हम गति के नियम से जानते हैं कि v बराबर होता है, यहाँ से v बराबर जो होता है वो u प्लस ए टी होता है। तो u प्लस ए टी होता है। अब यहाँ से देखो v यहाँ पे है, इसके इधर प्लस में है, इक्वल के उस साइड, तो इस आ जाएगा माइनस u और बराबर हो जाएगा ए टी। तो अब यहाँ से v माइनस यू, और इधर ए तो रहेगा ही, टी इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, बराबर हो जाएगा इधर ए, यानी ए बराबर हमें फार्मूला निकल कर आया v माइनस यू बाई टी। तो ये रिलेशन किस में दिख रहा है? तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो ए जो होता है एक्सेलरेशन होता है, यानी त्वरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत है वो क्या है? तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? अब फिर इसमें क्वेश्चन सदिश आदि से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हमें पता है तीन चीज़ होता है, विस्थापन, वेग और बल, ये तीनों होता है सदिश राशि। लेकिन आयतन जो होता है वो क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो हमें क्या पूछा है? सदिश राशि नहीं है। तो ये तीनों तो सदिश है, तो हमें अदिश पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आयतन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आयतन जो है एक अदिश राशि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव्यमान होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और यहाँ पे इस डाटा को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 पिकोग्राम मतलब 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसमें इसका राइट आंसर होगा लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से सततपूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, यहाँ पे याद रखना है निर्वात दिया है, यानी जहाँ पे कोई वायु नहीं है। तो जहाँ पे वायु नहीं होगा उसमें हम कोई भी पदार्थ को गिराएंगे, 3 पदार्थ या 4 पदार्थ को गिराएंगे तो एक समान गति से वो क्या होगा? धरती पे गिरेगा। और जहाँ पे हवा होगा वहाँ पे गिराएंगे तो उसमें क्या होगा? अलग अलग पदार्थ अलग अलग गति से गिरेगा। तो यहाँ पे तो हमें क्या पूछ रहा है? यहाँ पे दिया है निर्वात दिया है, यानी यहाँ पे निर्वात दिया है तो इसमें तीनों पदार्थ जो होगा, कोई भी पदार्थ गिरेंगे तो सभी पदार्थ एक समान वेग से धरती पे गिरेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में जो है ध्वनि तरंग होती है वो कौन सी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य, ये याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक यानी अलग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊर्ध्वपातन, जिसको इंग्लिश में हम लोग सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर ये इसका सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखें कि वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं, एमीटर से विद्युत धारा को भी मापते हैं, पोटेंशियोमीटर से हम लोग विद्युत वाहक बल को मापते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर से हम लोग विद्युत प्रतिरोध को नहीं मापते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी। तो इसका एक फार्मूला याद रखना है कि जितना वाट का बिजली रहेगा उसको ऊपर लिखना है और घंटे को गुना कर देना है और बट्टा में 1000 से अपने मन से क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो यहाँ से 3 जीरो, ऊपर 2 जीरो, 1 जीरो, 3 जीरो कट गया तो बचा ऊपर में 1 गुने 1 यानी 1 और बट्टे में 1 बराबर 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट टोटल खर्च आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो डाटा दिया रहेगा उसको ऊपर में लिखना है और बट्टे में 1000 से क्या कर देना? भाग कर देना है। यही आपका 1 यूनिट पूरा टोटल बिजली का खर्च निकल करके आएगा। तो ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 403 है किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4.70 किलो ओम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अमोनियम क्लोराइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो। अब यहाँ पे डायनेमो जो है किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में बदलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है विद्युत मोटर, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है वो एमीटर से मापी जाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एमीटर से मापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म पे किसी भी प्रकाश को डालेंगे तो वो प्रकाश जो है अलग अलग रंगों में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी जो इसका होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया हुआ है, इसको देखना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि लेंस की फोकस दूरी होता है 1/, लेंस की क्षमता होता है। इस फार्मूला पे इस पर बैठा देना है और यहाँ से निकाल लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर की ओर संकेत करती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तंतु को गर्म करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज मिला था। और इसको जो है 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी यूरेनियम धातु का जो है बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी टीन और शीशे के मिश्र धातु का बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो होता है वो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शून्य पारगम्यता होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं। इस घटना को हम लोग थॉमसन प्रभाव कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडा के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, यानी कमरे में जो रखा रेफ्रिजरेटर होता है उसका दरवाज़ा अगर हम खोल कर छोड़ देंगे तो कमरे क्या हो जाएगा धीरे धीरे वो गर्म होने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। कमरे का तापमान जो होता है वो क्या हो जाता है बढ़ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, इनमें से देखना कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यही कथन क्या है गलत है।
यानी एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत होगा। बाकी तीनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तरंग दैर्ध्य कैसे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका आवृत्ति जो है नहीं चेंजेस होता, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसमें आवृत्ति में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये जो बनता है ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस के बने होते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार होगा, तो दर्पण का जो प्रकार होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अवतल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में जो है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है, तो ध्वनि का वायु में वेग जो होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ पे कुछ डाटा भी दिया हुआ है जिसको एक एक करके देख लेना है, इसको याद कर लेना है, कौन किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, आकाश में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेना है कि पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा, तो इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का जो कारण होता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शहद की श्यानता जो है सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, इसको याद रखना है। क्रम वाइज श्यानता का दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा शहद का, उसके बाद खून का, उसके बाद जल का, उसके बाद वायु का होता है। इस क्रम को याद करना है, याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे डाटा भी कुछ दिया हुआ है श्यानता का, कौन किसका किसका ज़्यादा होता है, तो इसको याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगे जो आती है वो किसके माध्यम से आती है? वो चंद्रमा के माध्यम से, यानी चंद्रमा जो पृथ्वी के करीब आ जाता है तो महासागर में जल तरंगे उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या चेंज होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसका भार जो होता है वो बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान में कोई चेंजेज नहीं होता है। द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट होगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उच्च दाब के कारण जो है पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। दाब उच्च रहेगा तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा? उच्च रहेगा, उसके कारण उबलने लगता है। इसका क्वथनांक जो होता है प्रेशर कुकर का बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा है वो सूर्य से प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो आंसर इसका बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष जो है दीर्घतम होता है कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्लूटो पर जो है वर्ष दीर्घतम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच यानी शीशा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, लगभग कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 8.5 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अभी बताया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8.5 मिनट में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज़ इसमें याद रखना कि सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो वो क्या होगा? बुध होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा कौन सा नहीं है इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फास्ट जो होगा ये कोई भाषा नहीं है। बेसिक होता है, सी होता है और फॉर्ट्रॉन होता है, ये तीनों क्या होता है? कंप्यूटर की भाषा ही होता है। यहाँ पे दिया बेसिक, सी और फॉर्ट्रॉन कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन जो है फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी टंगस्टन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जर्मेनियम हो जाएगा। तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक वैसे तो बहुत से होते हैं, जनरली याद रखना है सेमीकंडक्टर जो होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, जिसको जीई से संकेत से इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसका याद रखना है। इसका उपयोग जो किस में करते हैं हम लोग? ट्रांजिस्टर में कहते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव है। तो परमाणु के नाभिक में होता है, क्या क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये कथन गलत है, बाकी सब कथन क्या है? सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा होगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत है किस पे आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नाभ के विखंडन के आधार पे सिद्धांत पे आधारित है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पे आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडॉन गैस वायु में मौजूद नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे याद रखना है कि अन्य अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम, नियोन और आर्गन जो वायु में पाई जाती है, लेकिन रेडॉन गैस वायु में नहीं पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इससे पहले भी क्वेश्चन हम रिपीट कराए थे, उसको किस पे आधारित होता है? वो होता है वाट पे आधारित होता है। इसका फार्मूला भी निकाले थे कि बिजली कितना खपत होता है, उसका निकालने के लिए तो जो डाटा दिया रहेगा उसको ऊपर में लिखना है और बटन में 1000 से क्या कर देना है? भाग कर देना है, तो वो टोटल खर्च निकल के आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो निम्नलिखित सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो है यूरेनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 जुलाई 1992 को इनसेट 2A छोड़ा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और हम इसी तरीके के तरह तरह के एग्ज़ाम का जो PIQ होता है, पूछे हुए प्रश्न होता है, उसको हम बार बार वीडियो में लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।